हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, क्योंकि यूपी में भी पीजीटी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने वाले हैं वो अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आदेश जो जारी हुआ है केंद्र द्वारा आदेश जारी हुआ है राज्य सरकारों को कि जितने भी खाली पद हैं वो खाली पद अपने भरे जाएं। अब इसमें चाहे प्राइमरी टीचर हो, चाहे माध्यमिक हो और चाहे उच्च लेवल के हो, सभी जो पद खाली हैं उसके लिए वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी जैसे हरियाणा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा केबीएस या डी एसएसबी, जो भी आप सारी शिक्षा से अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है आपका आज का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता। रक्त में कौन सा तत्व नहीं होता? प्लाज्मा नहीं होता, लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होती या ग्लाइकोजन नहीं होता। कौन सा तत्व है जो विद्यमान नहीं होता रक्त के अंदर? तो रक्त के अंदर कौन सा तत्व विद्यमान नहीं होता है आपका? रक्त के अंदर नहीं होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो रक्त के अंदर नहीं होता है। इसमें प्लाज्मा होता है आपका, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त को जमने में सहायता करती है। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं। रक्त को जमने में सहायता करती है, तो रक्त को जमने में सहायता करेगी वो प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा आपका सहायता करता है रक्त को जमाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है विकिरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या गोल होने के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है विकिरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या गोल होने के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग, तो ये जो होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य होता है यकृत में, फेफड़े में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य इसका क्या होता है? ऑक्सीजन को ढोना, तापमान नियंत्रण करना, रोगों से बचाव, रक्त का थक्का जमाना। तो इसका आरबीसी का अगर मुख्य कार्य पूछेंगे तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ढोना, मतलब पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन को ढोता है। ठीक है, और रोगों से अगर बचाव की बात करेंगे तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं डब्ल्यूबीसी, उसका कार्य होता है ये रोगनाशक क्षमता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ गया, देखो, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रक्त का थक्का जमाना, रोगों से बचाव, तापमान नियंत्रण करना या ऑक्सीजन ढोना। तो रोगों से बचाव करना ये आपका डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट या 25 फुट। छोटी आंत की लंबाई पूछी जा रही है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 22 फुट होती है। कितनी होती है? 22 फुट लंबाई होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक जो रस है वो भोजन में विलय होते हैं। यकृत में होते हैं, अमाशय में होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, लार ग्रंथियों में होते हैं। तो अर्थ इसका होगा बी, ये अमाशय में होते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये दोनों जो अम्ल हैं? वो आपके मिलते हैं अमाशय में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पित्त रस का निर्माण होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है या मुख में होता है। तो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यकृत का भार लगभग होता है, कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। यकृत का भार, तो यकृत का जो भार होता है वो होता है आपका 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है इसका भार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 12 बार, 12 से 14 बार, 14 से 16 बार या 16 से 20 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से लेकर के 20 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मस्तिष्कीय जो तंत्रिकाएं होती है उसके जोड़े पूछे जा रहे हैं। 10 होते हैं, 12 होते हैं, 31 होते हैं या 44 होते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के जोड़े, तो 42 का होगा बी, यानी 12 जोड़े होते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के जोड़े जो पूछे जाएंगे तो 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? अब मेरु तंत्रिकाएं आ गई, 21 होते हैं, 26, 31 या 44।
तो मेरु तंत्रिकाओं के होते हैं कितने? 31 जोड़े होते हैं मेरु तंत्रिकाओं के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मस्तिष्क का भार लगभग होता है कितना होता है? 40 औंस, 41 औंस, 44 औंस या 27 औंस। तो मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का जो भार होगा वो होता है आपका 40 औंस। कितना होता है? लगभग 40 औंस होता है इसका भार। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री गर्भाशय अपने सामान्य आयाम और आकार से कितना अधिक विस्तार पा सकता है? स्त्री गर्भाशय, ठीक है। तो स्त्री गर्भाशय जो होगा 100 गुना बढ़ सकता है, 400 गुना या 700 गुना या 900 गुना। तो इसका जो होता है ये 100 गुना तक बढ़ सकता है। कितना? 46 का आपका कौन सा होगा? पहला होगा। कितने गुना होगा ये आपका कितना होता है? 100 गुना तक ये बढ़ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 46वां। शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या थाइमस ग्रंथि द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। शरीर में सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? 46 का। तो इसमें 46 का आपका होगा कितना? ए, पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है। अब 45 क्वेश्चन जो था वो कौन सा है आपका? हाँ, स्त्री गर्भाशय का विस्तार, सामान्य विस्तार, हाँ ये 900 गुना होता है। कितना होता है? 900 गुना तक होता है, क्योंकि इसका अगर आकार पूछ लिया जाए तो इसे 1 से 1.5 इंच होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 इंच इसका लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन अगर इसकी विस्तार पूछा जाएगा तो 900 गुना तक बढ़ सकता है। ये कितना बढ़ जाता है आपका? 900 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आपका ये इसमें पीयूष ग्रंथि होगा। 46 में कौन सा होगा? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है सभी ग्रंथियों का? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सी ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है? पीयूष ग्रंथि बढ़ जाएगी, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी, थाइमस ग्रंथि बढ़ जाएगी या पीनियल ग्रंथि बढ़ जाती है? तो 47 का आपका आंसर होगा कौन सा? थायराइड ग्रंथि बढ़ती है। किससे? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और इससे रोग जो होगा वो कौन सा हो जाता है आपका? घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा? घेंगा रोग हो जाता है गले में, ठीक है, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, पीयूष होती है या थायराइड होती है? युवावस्था के लिए उत्तरदायी, तो युवावस्था के लिए जो होती है वो होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि इसके लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका एड्रीनियल नामक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? एड्रीनियल नामक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है, पीनियल ग्रंथि में होता है, पीयूष में या अधिवृक्क में? एड्रीनियल, तो एड्रीनियल नामक जो होता है वो होता है आपका अधिवृक्क में। 49 का आपका होगा डी, अधिवृक्क में ये स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? इंसुलिन पैनक्रियास में, अधिवृक्क में, पीनियल में या पीयूष में? तो ये इंसुलिन की बात हो रही है, तो इंसुलिन जो होगा वो आपका पैनक्रियाज में होता है। किस में होता है? पैनक्रियाज में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, बेरी बेरी, गलगंड या मधुमेह? तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो उसके लिए आपका मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर। आपको कौन सा होगा? मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है। थकान के समय मांसपेशियों में क्या चीज़ जमा हो जाती है आपकी? दुग्ध अम्ल हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, अवशिष्ट जल हो जाएगा या ऑक्सीजन होगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? दुग्ध अम्ल। दुग्ध अम्ल आपका जमा होने की वजह से आपको थकावट महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में कमी हो जाती है, ग्लूकोजन की, ऑक्सीजन की या ऊर्जा की, उपयुक्त सभी की? तो थकान के समय जो यकृत है, यकृत और मांसपेशियों में जो कमी हो जाएगी वो ग्लाइकोजन की भी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है और ऊर्जा की भी, उपयुक्त सभी की, इन तीनों की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है? सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है? 1100 ग्राम होता है, 900 ग्राम होता है, 950 ग्राम होता है या 1250 ग्राम होता है? फेफड़ों की भार, सामान्य पुरुषों के फेफड़ों की बात हो रही है, तो 54 का आपका कौन सा होगा? पहला, यानी 1100 ग्राम हो जाता है। कितना होता है? 1100 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है? 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम या 800 ग्राम? महिलाओं के फेफड़ों की बात आएगी तो ये होता है आपका 900 ग्राम के करीब।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 100, वो 10 प्रकार के, 22 प्रकार के, 11 प्रकार के या 15 प्रकार के? तो 56 का आपका आंसर कौन सा होगा? 56 का होगा बी, 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में या 8 सेकंड में? एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो ये 57 का आपका आंसर कौन सा होगा? 57 का होगा सी, 5 सेकंड में होती है। कितने सेकंड में होती है? 5 सेकंड में पूरी होती है। अगला देखिए, 58वां, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? 250 लीटर देता है, 400 से 450 लीटर देता है, या फिर 350 लीटर देता है, या 200 लीटर देता है? तो रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? वो देता है आपकी कितनी? 350 लीटर देता है। कितनी? 58 का आपका आंसर होगा कौन सा? सी, 350 लीटर ऑक्सीजन देता है प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का, या स्टेनोस्कोप का, या स्टेथोस्कोप का, या हाइड्रोमीटर का? तो 59 का आंसर कौन सा होगा आपका? 59 में होगा पहला, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है डॉक्टर आपके हृदय की और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.4 सेकेंड, या 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो वो समय लगता है आपका 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।